हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साई मैथ। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और पढ़ाई के लिए रेडी होंगे। आज हम क्लास 6 साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये टॉपिक सिर्फ आपके क्लास 6 एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि आगे चलकर जब आप क्लास 11 और 12 में भी साइंस जब लेंगे, तभी कॉन्सेप्ट्स जो आप अभी पढ़ने वाले हो, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा डिटेल होने वाला है क्योंकि हम एग्जांपल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि लिविंग वर्ल्ड में इतनी डाइवर्सिटी क्यों होती है और कैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करते हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लेक्चर को एंड तक प्लीज देखिएगा, ताकि पूरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना और किसी देरी के करते हुए आज का लेक्चर हम लोग चालू करते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का, जैसे आप अपने बुक को खोलोगे, आपको सबसे पहले आपको ये मिलेगा। चलिए इसे पढ़ते हैं। Trees stand in the sun and give shade to others. Their fruits are also for others. Likewise, good people bear all the hardships and bring welfare to others. They give to others whatever they have earned. तो चलिए इसको समझने के लिए मैंने आपके लिए एक समरी लाया है, उसे उसे देख के इसे समझते हैं। So, think about a tree. तो एक ट्री के बारे में सोचिए। It stands in the hot sun but gives cool shade to others. एक जो ट्री है उसके बारे में हमें सोचने को बोला गया है, जो कि एक हॉट सन में पूरा दिन भर खड़ा रहता है पर तब भी कूल शेड्स देता है हमें, मतलब छाया देता है हमें। इट वर्क्स हार्ड बट इट फ्रूट्स आर ईटन बाय एवरीवन। वो बहुत मेहनत करता है पर उसका सब कुछ, जितना भी फ्रूट्स है वो हम लोग खा लेते हैं या फिर बर्ड्स खा लेती हैं। सो गुड पीपल आर लाइक ट्रीज। तो जो अच्छे इंसान होते हैं वो ट्रीज की तरह होते हैं। दे फेस प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज बट दे हेल्प अदर्स शेयर हैप्पीनेस। उन्हें प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज तो बहुत आती हैं, पर वो कभी भी हेल्प करने से पीछे नहीं रहते हैं। एंड गिव वॉट एवर दे हैव। आप बोल सकते हो जो उनके पास जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ दे देते हैं। मैसेज ऑफ द सेइंग। तो इसमें आप क्या समझते हो मैसेज? अ गुड पर्सन लिव्स नॉट ओनली फॉर देमसेल्व्स। जो गुड पर्सन होते हैं, जो गुड इंसान होते हैं, जो अच्छे इंसान होते हैं, वो खाली खुद के लिए नहीं जीते, वो सबके लिए जीते हैं। बट टू हेल्प, केयर एंड डू गुड फॉर अदर्स। वो खुद के लिए नहीं जीते हैं, वो सबके लिए जीते हैं। यहाँ पे यही लिखा है इन वन लाइन, बी लाइक अ ट्री, स्ट्रॉन्ग, हेल्पफुल एंड काइंड टू एवरीवन। तो एक लाइन में अगर आपको मैं बताऊं, तो आप एक ट्री की तरह बनिए, स्ट्रॉन्ग, हेल्पफुल और काइंड टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने चैप्टर का इंट्रो पढ़ लिया है, अभी हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सो इन द लिविंग वर्ल्ड तो आप लोग सब जानते ही होंगे इसका मतलब। डाइवर्सिटी ये आपके लिए एक न्यू टर्म होगा, तो चलिए इसका मतलब समझते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वाइड वैरायटी। वाइड वैरायटी मतलब डिफरेंट टाइप, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैरायटी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे आप चैप्टर की तरफ बढ़ते हो, डाइवर्सिटी जैसे आप समझ लेते हो, एक और टर्म आपके सामने आता है, बायोडाइवर्सिटी। जैसे अगर आप डाइवर्सिटी समझ गए हो, तो डाइवर्सिटी जब एक पर्टिकुलर एरिया में हो, उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। मैंने बहुत सारे चैनल्स में देखे हैं, वो लोग आपको बहुत डिफिकल्ट वे में पढ़ाते हैं बायोडाइवर्सिटी, पर मैं आपको समझाता हूँ। अगर डाइवर्सिटी समझ चुके हो, तो अगर आप ऐसे लिख सकते हो, डाइवर्सिटी इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। बस इतना लिखने से हो जाएगा। सो इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, insects and microorganisms. जो डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी है, वो क्या क्या इंक्लूड करता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करता है। एवरी रीजन हैज इट्स ओन बायोडाइवर्सिटी। हर एक रीजन के पास उसका एक खुद का बायोडाइवर्सिटी होता है। Forests, deserts, ocean and cities all have different types of plants and animals. ये तो कॉमन बात है, फॉरेस्ट का अलग प्लांट्स और एनिमल्स होगा,
डेजर्ट्स का अलग प्लांट्स और एनिमल्स होगा, ओशन का अलग और प्लांट्स एंड एनिमल्स होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ओशन में एक्वेटिक एनिमल्स होगा, एक्वेटिक प्लांट्स होगा, डेजर्ट में डेजर्टिक प्लांट्स एंड एनिमल्स होगा, जैसे कैमल। फॉरेस्ट में कैमल आपको नहीं मिलेगा, फॉरेस्ट में आपको लायन मिलेंगे, टाइगर मिलेंगे, ये सब मिलेंगे। और सिटीज में आपको अलग मिलेंगे ऑफ टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आता ही आता है, यहाँ से अब क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट। सो इसे आप प्लीज याद कर लीजिएगा। ईच लिविंग थिंग हैज अ स्पेशल रोल टू प्ले। तो हर एक लिविंग थिंग का एक स्पेशल रोल है प्ले करने के लिए। प्लांट्स गिव फूड, ऑक्सीजन एंड शेल्टर। जो प्लांट्स है वो हमें क्या क्या देते हैं? फूड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और शेल्टर भी देते हैं। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। एनिमल क्या करते हैं? हम लोग भी एनिमल ही हैं। हम लोग प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। बर्ड्स एंड एनिमल्स हेल्प स्प्रेड सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक समझिए एक बंदर है, उसने फ्रूट्स खा लिया, फिर उसने जो बचा हुआ था उसे फेंक दिया, तो उसमें कुछ सीड्स पार्टिकल्स तो बचे होंगे ना। तो जो उसने फेंका, तो उससे क्या होगा, एक वहां से उसका सीड, जब थोड़ा धूल मिट्टी उड़ेगा तो सीड जो है जमीन के अंदर चला जाएगा। उससे क्या होगा, एक न्यू ट्री बॉर्न हो जाएगा। इंसेक्ट्स हेल्प इन पॉलिनेशन। ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने मिलेगा। अगर आप चाहो तो मैं आपको समझा सकता हूँ अभी भी, पर नेक्स्ट चैप्टर में जाने से आपको ये आसानी रहेगा। All living things are connected. If one is disturbed, other are affected. So हर एक लिविंग थिंग जो है वो कनेक्टेड है। अगर एक को आप डिस्टर्ब करोगे तो सबको ही अफेक्ट होगा इससे। ऐसा नहीं है कि आप एक को डिस्टर्ब करोगे तो कोई अदर अफेक्ट नहीं होगा। आप एक को डिस्टर्ब करो, सब अफेक्ट होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बायोडाइवर्सिटी एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुपिंग, जिसे हम लोग क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। ग्रुपिंग मीन्स पुटिंग प्लांट्स और एनिमल्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है? हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को उनके सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को देखते हुए उन्हें ग्रुप कर देते हैं, इसी को हम लोग ग्रुपिंग बोलते हैं। ग्रुपिंग मीन्स इट इजी मेक्स इट इजी टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग थिंग्स। तो ग्रुपिंग, आप बोल सकते हो एग्जाम में आया, व्हाई ग्रुपिंग इज इम्पोर्टेंट। सो ग्रुपिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट मेक्स इट इजी टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग थिंग्स इजीली। जस्ट लाइक वी ग्रुप बुक्स बाय सब्जेक्ट्स, साइंटिस्ट ग्रुप लिविंग थिंग्स। हाँ, तो जैसे हम लोग ग्रुप भी करते हैं सब्जेक्ट्स को, तो वैसे साइंटिस्ट जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स को भी ग्रुप कर देते हैं। अब आगे आता है हमारा एनिमल्स, हाउ आर दे ग्रुप्ड। आपके मन में आया होगा कि एनिमल्स को हम लोग कैसे ग्रुप कर सकते हैं। एनिमल्स आर ग्रुप बेस्ड ऑन व्हाट दे ईट। तो एनिमल्स इन तीन फैक्टर्स पे, यहाँ पे तीन फैक्टर्स है, सॉरी, इन तीन फैक्टर्स पे ग्रुप हो सकते हैं। सबसे पहला है व्हाट दे ईट, हार्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर। हम लोग जो है ओमनीवोर है। सो व्हाट दे ईट, वेयर दे लिव, लैंड, वाटर, एयर, हाउ दे मूव, वॉक, फ्लाई, स्विम, क्रॉल। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड देयर हैबिट्स एंड नीड्स। सो ये सब आपको याद करना होगा, ये सब याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं प्लांट्स को हम लोग कैसे ग्रुप कर सकते हैं। प्लांट्स का ग्रुप बेस्ड ऑन हाइट, स्टेम टाइप, ब्रांचेस। तो आपको एक इजी हो जाता है, आप ऐसे याद रख सकते हो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को हम तीन टाइप में ही ग्रुप कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आप बोल सकते हो प्लांट का ग्रुप्स क्या क्या है। तो प्लांट्स का ग्रुप्स यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले मिल जाता है हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स। जिसमें से आप लोग मेरे ख्याल से ट्रीज सुने होंगे, क्लाइंबर्स सुने होंगे, और बाकी सब आपके लिए शायद से नया होगा। तो चलिए सबको अभी आपके लिए फेमिलियर बना देते हैं। हर्ब्स हैव ग्रीन एंड सॉफ्ट टेंडर स्टेम्स। टेंडर मतलब सॉफ्ट ही होता है। सो उसका, हर्ब्स का जो स्टेम होता है बहुत सॉफ्ट होता है। यूजुअली शॉर्ट प्लांट मे हैव नो ब्रांचेस। सो इसमें लिखा है यूजुअली, मतलब हर्ब्स जो है थोड़े से बड़े भी हो सकते हैं,
पर जनरली आप मतलब बहुत ज्यादा केसेस में वो शॉर्ट ही रहते हैं। मे हैव नो ब्रांचेस, मतलब मे हैव नो ब्रांचेस भी यहाँ पे लिखा है। तो एग्जाम पे यहाँ पे याद रखिएगा, मे यहाँ पे लिखा है। मे जहाँ पे इंग्लिश भी आप लोग को हमेशा याद रहना चाहिए। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इंग्लिश भूल जाओ। मे का मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में उनके पास ब्रांचेस नहीं होंगे, पर ब्रांचेस हो भी सकते हैं, पर ज्यादा केसेस में उनके पास ब्रांचेस नहीं होंगे। मे हैव नो ब्रांचेस, जैसे कि ग्रास हो गया, मिंट हो गया। श्रब्स हैव हार्ड स्टेम्स बट नॉट वेरी थिक, उनका हार्ड स्टेम्स होते हैं बट मोटे नहीं होते हैं वो स्टेम्स। ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, मीडियम साइज प्लांट, ये मीडियम साइज प्लांट होते हैं। ब्रांचेस उनके जो होते हैं बेस से, मतलब जो स्टेम है उनका बेस, जो आप लोग बोल सकते हो तो नीचे से ग्रो होते हैं। एग्जाम्पल हिबिस्कस, रोज। सबके दो दो एग्जाम्पल्स या फिर तीन तीन एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप दो याद कर लीजिएगा, मोर देन एनफ है। फिर आते हैं ट्रीज। ट्रीज तो आपके लिए वेरी इजी हो जाएगा। वेरी टॉल प्लांट्स हैव हार्ड एंड थिक स्टेम्स, ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम। और फिर एग्जाम्पल्स में जाते हैं मैंगो ट्री, नीम ट्री, बेनियन ट्री। फिर नंबर डी आपके लिए आ जाता है क्लाइंबर्स, हैव वीक स्टेम्स, कैनोट स्टैंड स्ट्रेट। क्लाइंबर्स कभी स्ट्रेट नहीं रह सकते हैं, इनका वीक स्टेम होता है, नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड्स। आप लोग कभी कभी देखते हो कि एक लकड़ी रहता है, लकड़ी ऊपर उनके आसपास में एकदम जंगल जैसा गोल 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 हो जाता है, वही है क्रीपर्स, जैसे कि ग्रेव वाइन, मनी प्लांट, बीन्स, ये सब इनके एग्जांपल्स हो गए। फिर नंबर ई आता है क्रीपर्स हैव वेरी वीक स्टेम्स, इनका स्टेम्स बहुत वीक होता है। कैनॉट स्टैंड ऑन क्लाइंब, ये लोग क्लाइंब भी नहीं कर सकते, स्टैंड भी नहीं कर सकते। और ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ये ग्राउंड में ही ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल आता है पंपकिन और वाटरमेलन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये सब बहुत इजी है, मैं आपको एकदम अच्छे से समझा दूंगा, और इसके बाद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा उसके उतना तक के लिए आपके लिए हमने समरी बना दिया है। क्विक समरी फॉर स्टूडेंट्स। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स। ग्रुपिंग क्या करता है हमारे लिए? मेक स्टडी इजी। एनिमल्स आर ग्रुप बाय फूड, मूवमेंट एंड लिविंग प्लेस। प्लांट्स आर ग्रुप बाय हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स। नीचे आपके लिए एक डायग्राम भी है कि कौन कैसा दिखता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। So, grouping of plants, monocots and dicots. So, अभी हम लोग ग्रुपिंग तो पढ़ लिए थे कि श्रब्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। पर ये मोनोकोट्स और डाइकोट्स क्या होते हैं? तो इसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्लांट्स को हम लोग और दो टाइप में ग्रुप कर सकते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। सो प्लांट्स कैन ऑल्सो बी ग्रुप बेस्ड ऑन देयर सीड्स। तो अभी हम लोग प्लेन्स को सीड्स के माध्यम से भी बेस्ड कर सकते हैं। व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कम्स आउट, दे आर कॉल्ड कोटिलेडोन्स। तो जब एक सीड जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट मतलब जब वो उगता है, जब उसका डेवलपिंग स्टेज आता है, तब एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसका सीड से बाहर आता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोटिलेडोन्स। On the basis of the number of cotyledons, plants are divided into two groups. तो अभी हम जैसे सीड के बारे में बात कर रहे हैं, तो सीड में जब एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर आता है, जिसको हम लोग कॉटिलेडोन्स बोलते हैं, तो उसके बेसिस में भी हम लोग सीड को दो टाइप में करते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। तो मोनोकॉट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोकोटिलेडोन्स भी बोलते हैं, और डाइकॉट्स को हम लोग डाइकोटिलेडोन्स भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग कॉटिलेडोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज अ कॉटिलेडोन, ये एग्जाम में आ सकता है। और इनफैक्ट ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, ये भी आ सकता है एग्जाम में। यहाँ से आने का संभावना भी बहुत ज्यादा है, इसे ही पढ़ लीजिएगा। सो व्हाट इज अ कॉटिलेडोन? अ कॉटिलेडोन इज द फर्स्ट लीफ दैट कम्स आउट फ्रॉम अ सीड। कॉटिलेडोन क्या होता है? सबसे पहला लीफ होता है जो कि सीड से बाहर आता है। इट स्टोर्स फूड फ्रॉम द बेबी फॉर द बेबी प्लांट। वो क्या करता है, जो बेबी प्लांट है उसके लिए फूड
स्टोर करता है। द नंबर ऑफ कोटिलेडोन्स हेल्प अस आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्लांट। तो जितने ज्यादा कोटिलेडोन्स होंगे या फिर जितने कम कोटिलेडोन्स होंगे, मतलब आप बोल सकते हो जितने नंबर्स ऑफ कोटिलेडोन्स होंगे, हम लोग उनसे पता कर सकते हैं कि वो कौन से टाइप का प्लांट है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इन द सेम प्लांट these three things are always related: number of cotyledons, type of leaf venation, types of root system in a plant is, if a plant is monocot, all three features will be monocotic type. If a plant is dicot, all three features will be dicot type. तो ये जो आपने तीन टाइप पढ़ा, नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स, टाइप ऑफ लीफ वेनेशन, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, ये तीन टाइप जो है, अगर वो मोनोकोट टाइप होगा तो ये तीन टाइप मोनोकोट टाइप के होंगे। अगर वो डाइकोट टाइप का होगा तो ये तीन टाइप जो है वो डाइकोट फीचर के होंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो कि है मोनोकोट प्लांट, मोनोकोटिलेडोन्स। सो मेन फीचर्स ऑफ मोनोकोट प्लांट्स। तो हम लोग देखने वाले हैं मोनोकोट प्लांट्स का मेन फीचर्स क्या होता है। ओनली वन कोटिलेडोन इन द सीड। तो हम लोग इसी से पता कर सकते हैं, मोनो का मतलब होता है वन। देखिए नीचे लिखा भी हुआ है, मोनो मीन्स वन। ओनली वन कोटिलेडोन इन द सीड, लीव्स शो पैरेलल वेनेशन। अब वेनेशन मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाना चाहूंगा। जो लीव्स का वेन्स होते हैं ना, जो आप देखे ही होंगे, लीव्स का जो वेन्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। मतलब वो जो कहीं एक साथ इंटरसेक्ट नहीं करते, वो पैरेलल होते हैं। रूट्स आर फाइब्रस, रूट्स जो होते हैं फाइब्रस होते हैं। मोस्टली ग्रासेस एंड सीरियल प्लांट्स। तो जो मोस्टली ग्रासेस एंड सीरियल प्लांट्स होते हैं, एग्जांपल्स ऑफ मोनोकोट प्लांट्स: ग्रास, वीट, राइस, मेज, गार्लिक, कोकोनट। उम्मीद करता हूँ यार समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डाइकॉट प्लांट्स, डाइकोटिलेडोन्स। मेन फीचर्स ऑफ डाइकॉट प्लांट्स: टू कोटिलेडोन्स इन द सीड। अब देखिए आप देख सकते हो, डाई मतलब टू होता है। टू कोटिलेडोन्स इन द सीड, लीव शोज रेटिकुलर वेनेशन। रेटिकुलर मतलब एक वो जो होगा, यहाँ पे देख सकते हो रेटिकुलर वेनेशन मतलब जो होता है एक वेब टाइप का, जैसे कि आप बोल सकते हो स्पाइडर का वेब टाइप का होगा वो। रूट्स आर टैपरूट टाइप। Many flowering plants are dicots. Memory di means two. Example of dicot plants: mustard plant, chickpea, radish, carrot. अब लीफ वेनेशन जो कि आपने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे लीफ शोज पैरेलल वेनेशन। सो लीफ वेनेशन, व्हाट आर वेन्स? द थिन लाइन सीन ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। जो थिन लाइन आपने देखा होगा वेन्स में, मतलब लीफ में, उसे हम लोग वेन्स बोलते हैं। दे हेल्प इन कैरिंग वाटर, कैरिंग फूड। तो क्या चीज में हेल्प करते हैं? वाटर कैरिंग करने में हेल्प करते हैं और फूड भी एक साथ कैरी करने में हेल्प करते हैं। गिव सपोर्ट टू द लीफ। वो एक सपोर्ट, जैसे कि वो एक सपोर्ट करते हैं लीफ को। फाउंडेशन जैसे एक फाउंडेशन टाइप के वो होते हैं, तो लीफ को सपोर्ट प्रोवाइड करते हो। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इज कॉल्ड वेनेशन। तो जो उनके अरेंजमेंट, जिस टाइप का उनका अरेंजमेंट होगा, उन्हीं को हम लोग वेनेशन बोलते हैं। सो अब अलग अलग टाइप के वेनेशन होते हैं। एक होता है रेटिकुलर वेनेशन, एक होता है पैरेलल वेनेशन। वेन्स लुक लाइक अ नेट लाइक पैटर्न, मतलब यहाँ पे देख सकते हो नेट लाइक ऐसा दिखेगा आपको वेन्स। दे आर अ थिक, देयर इज अ थिक मिडल वेन, स्मॉलर वेन स्प्रेड ऑन बोथ साइड, फाउंड इन डाइकॉट प्लांट्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख रही हैं, डाइकॉट प्लांट्स में होगा। एग्जाम्पल: हिबिस्कस, शू फ्लावर, सनफ्लावर। पैरेलल वेन्स, वेन्स रन पैरेलल, पैरेलल आप जानते ही होंगे, टू ईच अदर, नो नेट लाइक पैटर्न। यहाँ पे नेट लाइक पैटर्न नहीं होगा। फाउंड इन मोनोकोट प्लांट, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। एग्जाम्पल्स: ग्रास, वीट, बनाना। अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। रूट्स हेल्प plants to absorb water, absorb minerals, hold the plant firmly in the soil. तो रूट कैसे हेल्प करता है? वाटर वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और जो एक फाउंडेशन की तरह, जैसे कि लीफ का फाउंडेशन वेन्स हो गया, वैसे ही पूरा ट्री का फाउंडेशन हमारा रूट्स होता है, जो कि ट्री को पूरा फर्मली होल्ड करके रखता है। अब आता है टैप रूट सिस्टम। हैज वन मेन रूट।
इनके पास एक वन मेन रूट होता है, स्मॉलर साइड रूट ग्रो फ्रॉम इट, द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। जो स्मॉलर साइड रूट ग्रो फ्रॉम इट, द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। जो मेन रूट होता है इनका, उसको ही बोलते हैं टैप रूट। फाउंड इन डाइकॉट प्लांट्स, इनका जो रूट, जो ये कहाँ पे फाउंड होता है? डाइकॉट प्लांट्स में फाउंड होता है। एग्जाम्पल्स हो गए हमारे मस्टर्ड, हिबिस्कस, चिकपी। अब आता है फाइब्रस रूट। रूट्स लुक लाइक अ बंच ऑफ थिन रूट्स। इनके बहुत सारे बंच में रूट्स होते हैं और बहुत थिन होते हैं। और रूट्स आर ऑलमोस्ट द सेम साइज। जैसे पिछले वाले में एक अकेला रूट थोड़ा बड़ा होता था, स्मॉल, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, एक अकेला रूट जो था, स्मॉलर साइज ग्रो रूट्स फ्रॉम इट। और यहाँ पे ऑल जो रूट्स हैं वो सेम साइज के ग्रो होते हैं। नो मेन रूट, यहाँ पे कोई मेन रूट नहीं होता, जैसे पिछले वाले में मेन रूट होता था। फाउंड इन मोनोकोट प्लांट्स, यहाँ पे मोनोकोट प्लांट्स में फाउंड होते हैं ये। एग्जांपल्स ग्रास एंड वीट। अब हम लोग यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं वन लुक कंपैरिजन, वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। सो मोनोकोट और डाइकोट के बीच में हम लोग कंपैरिजन देखने वाले हैं। वन कोटिलेडोन, टू कोटिलेडोन। कैसे? डाई मतलब टू होता है, मोनो मतलब वन होता है, तो वन कोटिलेडोन और यहाँ पे टू कोटिलेडोन। पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलर वेनेशन। फाइब्रस रूट, टैप रूट। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं मूवमेंट इन एनिमल्स। ऑल एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स एंड ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। सो जितने भी एनिमल हैं वो सब लिविंग थिंग्स हैं, और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब मूवमेंट शो करते हैं। एनिमल मूव यूजिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो जितने भी एनिमल तो मूव करेंगे ही क्योंकि लिविंग थिंग्स हैं, और वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स से मूव करते हैं। बर्ड्स कैसे मूव करते हैं? विंग्स से। वो क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। फिश कैसे मूव करते हैं? फिंक्स से। क्या करते हैं? स्विम करते हैं। स्नेक्स कैसे मूव करते हैं? बॉडी से। क्रॉल करते हैं। डॉग्स कैसे मूव करते हैं? लेग से। रन करते हैं या फिर वॉक करते हैं। मूवमेंट हेल्प्स एनिमल्स टू फाइंड फूड, escape द डेंजर, फाइंड शेल्टर। तो मूवमेंट किस लिए हेल्प करता है एनिमल्स को? ये तीन पॉइंट्स आप लोग याद रख सकते हो। मूवमेंट हेल्प्स एनिमल्स टू फाइंड फूड, फाइंड शेल्टर, एस्केप द डेंजर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है हमारे पास हैबिटेट। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। तो जहाँ पे हम लोग रह रहे हो, हमारा हैबिटेट, जैसे कि हमारा हैबिटेट हमारा हाउस हो गया, है कि नहीं? तो द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव is called their habitat. A habitat provides all basic needs requirement for survival, such as food, water, air, shelter, and space to live. Every living organism depends on its habitat to stay alive. It is the habitat changes or gets destroyed, plants and animals may not survive properly. अगर हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया तो प्लांट्स और एनिमल्स नहीं रह सकते अच्छे से। और मैंने जो सिर्फ आपको बताया कि हमारा हैबिटेट हमारा हाउस हो गया, आपको बताना है कि मैंने सही बताया कि गलत बताया। मैं गलत भी बता सकता हूँ, मैं सही बता सकता हूँ। ये आपको रिसर्च करके हमारे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैंने सही बताया कि गलत बताया। अब आता है एक्वेटिक हैबिटेट। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन वाटर, देयर प्लेस ऑफ लिविंग इज कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। जब प्लांट्स और एनिमल्स वाटर में रहते हैं तो उन्हें एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं। Examples of aquatic habitats include ponds, lakes, rivers, seas and oceans. तो एग्जाम्पल्स ऑफ हैबिटेट आपको यहाँ पे दिख चुके हैं पांच। इन पांचों को याद कर लीजिएगा। इन एक्वेटिक हैबिटेट्स वाटर इज द मीडियम इन विच ऑर्गेनिज्म लिव एंड मूव। तो एक्वेटिक मतलब तो वाटर ही होगा, तो वाटर उनका मीडियम है। एनिमल्स लाइक फिश, whales एंड dolphins आर वेल adapted टू लिव इन वाटर। एनिमल्स लाइक फिश हो गए, whales हो गए और डॉल्फिन्स हो गए, ये लोग वेल एडेप्टेड है, मतलब ये लोग अच्छे से, इन लोग का हैबिट है। या अच्छे से सुनिएगा, मैं हैबिटेट नहीं बोल रहा हूँ, मैं हैबिट बोल रहा हूँ। इन लोग का हैबिट है। दे हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स सच एज fins and a streamlined body which helps them swim easily and move smoothly through water. Terrestrial habitat. When plants and animals live on land, their place of living is called terrestrial habitat. तो अगर
प्लांट्स और एनिमल्स लैंड पे रह रहे हैं तो उनका जो हैबिटेट होता है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है। फॉर एग्जाम्पल नहीं है, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ऑर्चर्ड्स, टी गार्डन्स एंड माउंटेन्स रीजन्स आर एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ये सब एग्जाम्पल्स हो गए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के। इन दिस हैबिटेट एयर इज द मीडियम फॉर ब्रीदिंग। जैसे कि यहाँ पे वाटर था, यहाँ पे आपका एयर मीडियम है ब्रीदिंग करने के लिए एंड मूवमेंट। Animals such as goat and cows live on land and are adapted to walk, run and breathe in air. तो ये जैसे यहाँ पे डॉल्फिन्स, वेल्स एंड फिशेस थे, यहाँ पे गोट एंड काउस, यहाँ पे बहुत सारे होंगे, हम भी होंगे, पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। Different terrestrial habits have different climates, so the plants and animals live there also differ. तो different terrestrial habits have different climates, मतलब जैसे जैसे आप डिफरेंट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में जाओगे, जैसे कि ठंडा, गर्म, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेरेस्ट्रियल क्लाइमेट्स जो होंगे, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट के हिसाब से हमारे एनिमल्स के ऊपर एनिमल्स डिफर करेंगे। मतलब जैसे कि ठंडे के जगह में एनिमल्स के ऊपर ज्यादा फर होंगे, गर्मी के वाले जगह में एनिमल्स के ऊपर ज्यादा फर नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। Sharing of habitat. A single habitat is usually shared by many different kinds of plants and animals. तो एक सिंगल हैबिटेट जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड हैबिटेट एनिमल्स के साथ शेयर होता है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही हैबिटेट में एक ही एनिमल रहेगा, बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स और हैबिटेट एनिमल्स रहते हैं वहाँ पे। दे लिव टुगेदर एंड डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड एंड शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। ये समझ में आ गया आपको। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर while animals help in seed dispersal। जैसे कि प्लांट जो है वो आपको फूड और शेल्टर देगा, और जैसे कि मैं आपको बंदर का एग्जांपल दिया था, तो while animals help in seed dispersal, this शेयरिंग हेल्प्स मेंटेन अ बैलेंस एनवायरनमेंट। इसकी वजह से बैलेंस जो है एनवायरनमेंट में मेंटेन रहता है। फिर आता है एम्फीबियंस। सम एनिमल्स कैन लिव इन मोर देन वन हैबिटेट। अब जैसे कि मैं बता रहा था, लैंड में जो रहेगा टेरेस्ट्रियल होगा, जो वाटर में रहेगा एक्वेटिक होगा। जो आप सोचो कभी कि अगर इन दोनों में कोई रह सकता है क्या, तो हाँ बिल्कुल रह सकता है। जैसे कि एम्फीबियंस के पहले में फ्रॉग का पिक्चर दिया हुआ है। तो अ फ्रॉग इज अ गुड एग्जांपल of an amphibian because it lives in water during its early life and later lives on land as an adult. This ability helps frogs survive in both habitats. तो जो आप लोग यहाँ पे मैं बताता हूँ, जो फ्रॉग के पूर्वज थे, मतलब पहले टाइम के फ्रॉग जो थे वो वाटर में खाली रहते थे, पर धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ तो फ्रॉग्स जो थे धीरे धीरे लैंड में आए, वहां पर भी उन्होंने सांसना चालू कर दिया। तो अब जो फ्रॉग है उनके पास ऐसा एबिलिटी आ चुका है कि वो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। लैंड में वो अपने लंग्स से सांस लेते हैं, और वाटर में वो अपने स्किन से सांस लेते हैं। चलिए अब देखते हैं नया, एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस आर द स्पेशल फीचर्स, और आप कह सकते हो, और हैबिट्स दैट हेल्प प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। तो एडेप्टेशंस क्या होता है, वो एक स्पेशल फीचर्स होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिया, जो ठंडा में होगा उसके उनके, जैसे कि ठंडा में अगर कोई जानवर होगा उसके पास गर्म रहने के लिए उसके पास ज्यादा फर होंगे, वो यहाँ पे बोला गया है। सिंस डिफरेंट हैबिटेट्स हैव डिफरेंट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ability of water, plants and animals develop adaptations according to its surroundings. Without adaptation, survival would be very difficult. अगर आप सोचो, अगर उसके पास adaptation ना हो, अगर वो अपने हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट ना कर पाए, तो कैसे उसका सर्वाइवल तो मुश्किल हो जाएगा, वो तो जी नहीं पाएगा ना। अगर उसके पास ठंडा ठंडा है और उसके पास बहुत ज्यादा फर है उसके बॉडी में, तो सॉरी, अगर उसके पास बहुत ज्यादा फर नहीं है तो ठंडी से मर जाएगा वो। तो एडेप्टेशन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एक जानवर के लिए, या फिर कुछ भी बोल सकते हो, जानवर या फिर प्लांट्स के लिए रहने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है एडेप्टेशंस इन हॉट डेजर्ट।
अब इलेक्ट्रिशियन इन हॉट डेजर्ट में हमारा क्या आता है? हॉट डेजर्ट्स हैव वेरी हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड नाइट्स। तो जो हॉट डेजर्ट्स होते हैं उनमें हाई टेम्परेचर होता है ड्यूरिंग द डेज, और दिन के टाइम में बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, और रात के टाइम में बहुत ज्यादा ठंडा नाइट्स होते हैं वहाँ पे। विथ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल, वहाँ पे बहुत कम वाटर अवेलेबल होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग हियर आर स्पेशली अडेप्टेड टू दिस कंडीशन। जैसे कि मैंने बताया, जहाँ पे जो एनिमल्स रहेंगे वो उस कंडीशन के हिसाब से भगवान ने ऐसा बनाया कि वो वहाँ के कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट कर लें। So cactus plants have thick fleshy stems that store water and help them survive long day periods. Camels found in hot deserts have long legs and wide hooves, hooves which help them walk easily on hot, loose sand. They have one hump that stores water which is used when food is scarce. उम्मीद करता हूँ यार समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ समझाने के लिए तो है नहीं। अब कैमल्स इन कोल्ड डेजर्ट्स। अब देखते हैं कैमल्स कोल्ड डेजर्ट्स में क्या करते हैं। कैमल फाउंड इन कोल्ड डेजर्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द दोज इन हॉट डेजर्ट्स। अगर कैमल जो हैं, जो कोल्ड डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, वो हॉट डेजर्ट से डिफरेंट होते हैं। हॉट डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट कैमल हैव शॉर्टर लेग्स, उनके पास शॉर्टर लेग्स होते हैं सबसे पहले बात, विच हेल्प देम मूव इजीली इन द माउंटेन रीजन्स। क्योंकि कोल्ड डेजर्ट्स में क्या होता है, ज्यादातर माउंटेन्स होते हैं, तो उनके पास शॉर्टर लेग्स होते हैं जो कि उन्हें माउंटेन पे चढ़ने के लिए इजी इजी मतलब बोल सकते हो, उन्हें ईज प्रोवाइड करते हैं। दे हैव टू हम्स, उनके पास टू हम्स होते हैं जो कि कैमल इन द कोल्ड डेजर्ट्स में रहते हैं, which store food and help them survive extreme cold conditions. This shows how the same animals can have different adaptation in different habitats. आप देखते हो सेम एनिमल है, दोनों कैमल ही है, पर डिफरेंट एडेप्टेशन, उन लोग ने डिफरेंट एडेप्टेशन की वजह से उन लोग ने डिफरेंट लाइक एक कोल्ड में रह रहा है, एक हॉट में रह रहा है डेजर्ट्स में, तो दोनों ने अलग अलग एडेप्टेशन को परस्यू कर लिया है। एडेप्टेशन इन माउंटेन रीजन्स experience very cold weather along with frequent rain and snowfall. Plants growing here, such as pine trees, are cone-shaped and have sloping branches. This shape allows snow to slide off easily, preventing damage to the branches. Such adaptation help plants survive in the harsh mountain regions. समझ में तो आ ही गया होगा, तभी मैं समझा देता हूँ। इनके जो ब्रांचेस होते हैं वो स्लोपिंग होते हैं, मतलब नीचे डाउनवर्ड्स टाइप में होते हैं। तो जैसे ही स्नो गिरता है तो स्लोप करके मतलब स्लाइड करके नीचे चला जाता है, तो उनके ब्रांचेस में, जैसे बोल सकते हो, उनके ब्रांचेस को फ्रीज नहीं होते इनके ब्रांचेस। अब एक बहुत ही, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया कैमल्स कैसे दो प्रकार के हो सकते हैं ड्यू टू एडेप्टेशन, तो वैसे ही और प्लांट, जैसे कि वो तो एनिमल का एग्जांपल हो गया, अब प्लांट में भी ऐसा होता है। एक प्लांट है रोडोडेंड्रॉन। वो जो प्लांट है shows how plant of the same type can look different in different regions. In the Shola forest of the Nilgiris, तो जो नीलगिरीज फॉरेस्ट है, these plants are shorter with smaller leaves. तो नीलगिरीज शोला फॉरेस्ट में जो ये प्लांट्स हैं, ये शॉर्टर रहते हैं और इनका जो लीव्स है वो भी छोटे रहते हैं। While in the सिक्किम दे ग्रो टॉलर विथ लार्जर लीव्स। ये सेम प्लांट है, पर जब ये सिक्किम में ग्रो होते हैं तो ये लार्जर ग्रो होते हैं और इनके लीव्स भी बड़े होते हैं। दे डिफर ओकर दिस डिफरेंस ओकर ड्यू टू वेरिएशन इन क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। तो ये क्यों ओकर हुआ? तो दिस डिफरेंसेस ओकर ड्यू टू वेरिएशन इन क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एकदम लास्ट टॉपिक। उसके बाद आपको यहाँ इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, अगर रहता भी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट लास्ट टॉपिक क्या है। तो when habitats are damaged due to deforestation, pollution, construction, or human activities, plants and animals lose their homes, food, and other resources.
तो जब हैबिटेट्स आर डैमेज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, जब हैबिटेट्स डैमेज हो जाते हैं किसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन और ह्यूमन एक्टिविटीज, हमारे एक्टिविटीज की वजह से लूज डैमेज हो जाते हैं, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन कि कुछ कुछ जगह पे हम लोग खुद भी जगह खो देते हैं, जैसे कि हमारे ट्राइबल पीपल भी जगह खो देते हैं। सो दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, विच मीन्स फ्यूअर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका मतलब क्या होता है, फ्यूअर मतलब बहुत कम, बहुत लेस, अभी हमें लेस दिखेगा प्लांट्स और एनिमल्स। प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ हेल्दी एंड बैलेंस एनवायरनमेंट। तो प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स, ये खाली हमें बोलना नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम लोग करें, प्रोटेक्ट करें। सो यहाँ पे यही लिखा है, प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ हेल्दी एंड बैलेंस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स बहुत जरूरी काम है जो हम लोग कर सकते हैं, और एक हेल्दी भी, उससे हेल्दी भी रहेगा। तो यहाँ का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको, अगर आपने इसे रिवाइज कर लोगे, एक बार एनसीईआरटी थोरोली रीड कर लोगे, तो आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा। बस एग्जाम्स में आपको एक बार रीड करना होगा अपने अपने नोट्स को, या फिर आप मेरे स्लाइड्स को भी रीड कर सकते हो। बस आपको ये करना होगा और कुछ नहीं। तो चलिए आज के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज अ हैबिटेट? तो ये सब तो मैं पढ़ नहीं सकता, कि पहले से ही वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो सब आप खुद से पढ़ लीजिएगा। और इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो आप। नेक्स्ट देखते हैं। वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 to 3 मार्क्स ईच आ सकता है आपके क्वेश्चन में। और यहाँ पे आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में वो सब नहीं है जो मैंने बोला था, क्योंकि सब तो मैंने बोल चुका है, तो वो सब मैं क्यों दूंगा यहाँ पे, इसीलिए। और ये आ गया। और थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एनसीईआरटी जर्नी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। पिछले वीडियो में हमारे 45 शायद लाइक्स आए, व्यूज आए थे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। लाइक्स थोड़े कम आए थे, हालांकि मैं लाइक करने के लिए बोला भी था, पर कोई बात नहीं। इस वीडियो पे भी मैं लाइक करने के लिए बोलता हूँ। इस वीडियो पे मैं लाइक एम रखता हूँ 10 लाइक्स। प्लीज करा दीजिएगा। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, और जब लाइक्स पूरे नहीं होते तो बहुत खराब लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक कर दोगे। और आप सबसे कोई भी डाउट होगा आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू अगेन। साय में थे तो मुमकिन है।